चेन एनालिसिस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक्चुअली कंपनी यूज़ करती है। अगर आपको रिक्रूटर्स को इम्प्रेस करना है तो ये प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से एडेड होना चाहिए। ये एक ऐसा रियल वर्ल्ड डोमेन है जो डायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़ीरो से एक कंप्लीट सप्लाई चेन एनालिसिस प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगी। पाइथन की हेल्प से एक रियल वर्ल्ड डेटा पे हम वर्क करेंगे एंड में एक रिपोर्ट बनाएंगे जो डायरेक्टली आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई बेसिक प्रोजेक्ट नहीं है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंटरव्यूअर, रिक्रूटर सबको इम्प्रेस करने वाला है। लेकिन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि सप्लाई चेन होता क्या है। एक एंड टू एंड नेटवर्क है या फिर आप प्रोसेस भी कह सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके फाइनल कस्टमर तक डिलीवर होने की जो चेन होती है उसको हम कहते हैं सप्लाई चेन। अब इसकी कम्युनिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि जो रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा। वो मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्री में, फिर किसी वेयर हाउस में उसको स्टोर किया जाता है जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है तो रिटेलर के पास जाता है और उसके बाद वो डिलीवर होकर फाइनल कस्टमर के पास जाता है। जितने भी स्टेप्स हैं सप्लाई चेन में, हर एक स्टेप बहुत सारा डेटा जनरेट करता है। अब यहाँ पे आते हैं डेटा एनालिस्ट जो कि एनालिसिस करते हैं। अब ये एनालिसिस बहुत तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, किस तरीके से वो कम कॉस्ट में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर पाएँ। नेक्स्ट हो सकता है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग पे भी मैं एक प्रोजेक्ट लेके आऊँगी। बेस्ड ऑन द डिमांड कितना आगे हमें मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें होती है डिमांड फोरकास्टिंग में। नेक्स्ट हो जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये इसमें भी डिमांड फोरकास्टिंग आ जाता है। बेस्ड ऑन द डिमांड आपको इन्वेंट्री मैनेज करके रखना पड़ता है, स्टॉक रखना पड़ता है प्रोडक्ट्स का। इसके अलावा डिलीवरी टाइम एनालिसिस हो जाता है कि कौन से ऐसे रीजन है जहाँ पे डिलीवरी लेट हो रही है, कितने ऐसे कस्टमर है जिनको लेट डिलीवरी पहुंच रही है। इसमें से जो सबसे सेंसिटिव चीज़ है डिलीवरी टाइम, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, अगर आपको लेट मिलता है तो वहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होने लगता है। ये प्रोजेक्ट हम क्यों बना रहे हैं, अगर आप देखो इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो इसी पे चल रही है, सप्लाई चेन एनालिसिस पे ही चल रही है। तो अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट अपने पोर्टफोलियो में डालते हो तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है इंटरव्यूअर पे भी और रिक्रूटर पे भी। तो ये रिपोर्ट हम क्रिएट करने वाले हैं आफ्टर द एनालिसिस। तो एक बार आप ओवरव्यू ले सकते हो कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं अपने सप्लाई चेन डिलीवरी परफॉर्मेंस एनालिसिस में। बहुत ही डिटेल्ड में मैंने ये रिपोर्ट क्रिएट की है, कंक्लूजन के साथ, रिकमेंडेशन, प्लस हम मशीन लर्निंग मॉडल भी फिट करेंगे। चाहो तो आप उसको स्किप कर सकते हो। जस्ट टू मेक द प्रोजेक्ट मोर एडवांस मैंने ये चीज़ डाल दी है। बिजनेस प्रॉब्लम समझ लेते हैं यहाँ पे। कंपनी ऑपरेट्स अ ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेलिंग प्रोडक्ट्स अक्रॉस categories including sporting goods, fitness equipment, outdoor gear, footwear and apparel across multiple international regions. ओके, सारे जो कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं ये सेल करती है कंपनी। और बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल शिपिंग टाइम frequently deviate from the scheduled delivery windows, creating eroded customer trust, reduced order profitability and an inability to make reliable commitments to buyer at point of purchase. सिंपल से यही है कि जो स्केड्यूल करते हैं, जैसे आपको एक डिलीवरी टाइम का स्केड्यूल भी मिलता है कि इतने दिन में आपको ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, बट उससे ज़्यादा टाइम जब लगता है तो आपका भी फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कस्टमर ट्रस्ट की बात हो रही है कि तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो एक्चुअल डिलीवरी टाइम है वो डिविएट हो रहा है स्केड्यूल डिलीवरी टाइम से। तो यही हमें रूट कॉज एनालिसिस फाइंड करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और रिकमेंड करना है कंपनी को ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके। तो एनालिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंड द करंट स्टेट ऑफ डिलीवरी परफॉर्मेंस ओके अक्रॉस ऑल द डायमेंशंस, क्वांटिफाई द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ डिलेज ऑन ऑर्डर प्रॉफिटेबिलिटी, आइडेंटिफाई द प्राइमरी ऑपरेशनल बॉटलनेक्स ड्राइविंग लेट डिलीवरीज, बिल्ड अ प्रेडिक्टिव मॉडल। जैसा मैंने बताया ये जस्ट एडवांस करने के लिए है प्रोजेक्ट को, चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। डिलीवर एक्शनेबल रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव ऑन टाइम डिलीवरी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, तो यही हम एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं और ये हमारा मेन गोल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सप्लाई चेन एनालिसिस। एक जो भी मैंने रिपोर्ट्स दिखाया था उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा बिजनेस प्रॉब्लम और डिजायर्ड आउटकम लिख दिया है। ओके, लेट्स इंपोर्ट सम लाइब्रेरीज। तो ये मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से एंड देन पेस्ट। तो हम यहाँ पे क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, पांडास, मैटप्लॉटलिब, एम्पाई, सीबॉर्न। ओके, और ये जस्ट फॉर द कस्टमाइजेशन मैंने यहाँ पे कुछ और मैटप्लॉटलिब के कुछ फंक्शंस को इंपोर्ट किया है। वार्निंग सप्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रॉम वार्निंग्स इंपोर्ट फिल्टर वार्निंग्स किया है। ओके, जितने भी हम चार्ट्स क्रिएट करने वाले हैं, अब मैं एक प्रोफेशनल टच देने के लिए, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट्स दिखाऊँ, यहाँ पे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो ये जो कलर्स हैं ये मैंने एक थीम सेलेक्ट किया उसके एनालिसिस के बेसिस पे, ताकि एक प्रोफेशनल रिपोर्ट और प्रोफेशनल लुक आ सके हमारे विजुअलाइजेशन में भी। मैंने यहाँ पे एक प्रोफेशनल कलर थीम बनाया, जस्ट मैं उसके यहाँ पे रन कर लेती हूँ। उससे जो प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स थे, डेंजर कलर, न्यूट्रल कलर, ये सब मैंने अलग अलग कलर में डाल दिया। उसके बेसिस पे ही हम विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे। एंड नाउ कम्स आवर डेटा। तो डेटा है हमारा डेटा को सप्लाई चेन डेटा सेट। ये डेटा सेट मुझे कैगल से मिल गया था, काफ़ी अच्छा डेटा है, इसमें सब कुछ मिल जाता है आपको। अगर आप देखो तो यहाँ पे 1,80,000 रिकॉर्ड्स है, काफ़ी ह्यूज डेटा भी है। अगर मैं कॉलम्स यहाँ पे आपको दिखाऊँ, सो ये कॉलम्स हैं।
कॉलम्स में आ जाता है आपका टाइप, डेज ऑफ शिपिंग जैसा हमने बताया, एक्चुअल शिपिंग टाइम एंड शेड्यूल्ड शिपिंग टाइम, एंड बेनिफिट पर ऑर्डर, सेल्स पर कस्टमर, डिलीवरी स्टेटस, लेट डिलीवरी रिस्क, कैटेगरी आईडी, नेम कैटेगरी, कस्टमर सिटी, कस्टमर कंट्री। तो इस तरीके से कस्टमर का डेटा है, कैटेगरी का डेटा है, ऑर्डर का डेटा है एंड प्रोडक्ट का डेटा है। अब ये डिफरेंट टाइप के टेबल से कंबाइन होके एक एग्रीगेटेड मास्टर डेटा हमने बना रखा है। रियल कंपनी में ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अलग अलग टेबल्स में होगी किसी डेटाबेस में। तो जस्ट सपोज कीजिए कि उन सब टेबल्स को हमने ज्वाइन करके ये फाइनल टेबल बनाया है एनालिसिस करने के लिए। पीडीएफ पे मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, एक तरीके से क्रैश कोर्स है, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ईडीए में, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो यूजिंग पाइथन, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट, सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो वो वीडियो एक बार चेक कर लीजिएगा। उसी का जो कोड है मैं यहाँ पे रीयूज़ करूँगी। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेटा, लाइक ओवरव्यू लेते हैं डेटा का। ओके, सो सबसे पहले तो हम रोज एंड कॉलम्स चेक करेंगे df.shape करके। देन कॉलम्स की लिस्ट वैसे हमने यहाँ पे कॉलम्स ऑलरेडी प्रिंट कर रखा है, इसको हटा देते हैं। तो देन हम कॉलम्स की लिस्ट चेक करेंगे, कितने डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं डेटा में हमारे और कितने मिसिंग वैल्यूज़ हैं। टॉप 20 कॉलम्स ऐसे हम चूज़ कर रहे हैं जिसमें मिसिंग वैल्यूज़ है। ओके, और उसको हम जस्ट यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सॉर्ट करके। तो यू कैन सी रोज़ हमारे पास कितने हैं, 50,000 रिकॉर्ड है, 53 कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स की लिस्ट है। एंड नंबर ऑफ डुप्लीकेट, हमारे डेटा में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। मिसिंग वैल्यूज़ अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 ही ऐसे कॉलम्स हैं जिसमें मिसिंग वैल्यूज़ है। एल नेम, जिप कोड, वैसे कस्टमर का लास्ट नेम और कस्टमर का जिप कोड एनालिसिस में ज़रूरत है नहीं, तो वैसे भी हम इनको रिमूव करने वाले हैं। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट पूरे ही रिकॉर्ड में कोई भी वैल्यू नहीं है। जिप कोड की भी ज़रूरत नहीं, तो इसको भी हम रिमूव करेंगे। ओके, तो अब डेटा क्लीनिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले तो हम जो ऐसे कॉलम्स हैं जिनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाले हैं हमारे एनालिसिस में, हमारा जो एनालिसिस है किसके रिवॉल्व होने वाला है, डिलीवरी टाइम के, तो उसके अलावा जो जितनी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉलम्स टू ड्रॉप करके एक लिस्ट बनाई हुई है। क्या क्या कॉलम रिमूव करने वाले हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, पहले तो उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। प्रोडक्ट इमेज, कोई मतलब नहीं है। ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, कस्टमर का जितना भी डेटा सब रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे। देन ऑर्डर, जिप कोड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब भी हटा रहे हैं। क्या ऑर्डर आइटम का आईडी है, डिस्काउंट रेट, प्रोडक्ट प्राइस, ये सब का भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली फॉर द प्रोडक्ट का भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जितनी भी आईडीज़ है वो तो रिमूव कर ही रहे हैं। देन सिटीज़ हम रिमूव कर रहे हैं, ऑर्डर कंट्री रिमूव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम रिमूव कर दे रहे हैं। ये बेनिफिट पर ऑर्डर हम क्यों रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिकल है टू ऑर्डर प्रॉफिट पर ऑर्डर। इसमें और इसमें सेम ही वैल्यूज़ हैं, ये मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके देखा हुआ है, तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो हमारा डेटा फ्रेम DF है, और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ इन दोनों ही कॉलम्स को, बेनिफिट पर ऑर्डर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि दोनों कॉलम्स को मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ कि क्या वो इक्वल हैं कि नहीं। अभी यहाँ पे ट्रू वैल्यूज़ आ रही है, इसको अगर हम लिस्ट में ले लें, ओके, एंड देन वैल्यू काउंट्स निकाल लें, इसका वैल्यू काउंट्स, मैंने यहाँ पे कंप्लीट सीरीज पे वैल्यू काउंट्स परफॉर्म किया फंक्शन, और मुझे सिर्फ ट्रू वैल्यू ही मिल रही। दैट मीन्स दोनों ही फीचर में आइडेंटिकल वैल्यूज़ हैं। एक को हम रिमूव कर सकते हैं, तो बेनिफिट पर ऑर्डर को मैंने रिमूव कर दिया। प्रोडक्ट स्टेटस जो है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है, इस वजह से हम उसको रिमूव कर रहे हैं। तो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। प्रोडक्ट स्टेटस, सो अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ 0 ही एक वैल्यू है। ओके, ये सारे कॉलम्स को हम ड्रॉप करेंगे। सिंपली हमने यहाँ पे ड्रॉप फंक्शन यूज़ किया और जितने भी कॉलम्स थे हमने वो पास कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रिमूव कर रहे हैं कैंसल्ड ऑर्डर। क्यों रिमूव कर रहे हैं, बिकॉज वो ज़रूरी नहीं है। जो ऑर्डर कैंसिल हो चुका है उसका डिलीवरी टाइम का तो हमें कोई भी एनालिसिस नहीं मिलने वाला है, इसलिए हम उसको भी फिल्टर आउट कर दे रहे हैं। स्टैंडर्ड डेट कन्वर्जन करें, ये जो 2 कॉलम है ये डेट टाइम में नहीं है, तो हम इनको डेट टाइम में पहले कन्वर्ट करेंगे। एंड देन आफ्टर डेटा क्लीनिंग विल चेक द कितने रोज़ बचे, कितने कॉलम्स बचे हैं, मिसिंग वैल्यूज़ अगेन कोई है तो नहीं। ओके, सो लेट्स रन दिस। तो हमारा एटलीस्ट 8000 रिकॉर्ड तक हमारा रिमूव हो चुका है, और किसी भी फीचर में कोई भी मिसिंग वैल्यूज़ नहीं प्रेजेंट है। 53 फीचर्स हैं हमारे पास, अब बचे हैं सिर्फ 20 फीचर जिस पे हमें एक्चुअल एनालिसिस करना है। सो लेट्स सी द डेटा फ्रेम ऑल्सो। तो ये हमारे पास डेटा फ्रेम आ गया जिसमें सिर्फ 20 कॉलम्स हैं। चेक करते हैं जो कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं उनमें क्या क्या कैटेगरीज हैं। यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है। हर एक कॉलम से हम आइटरेट करेंगे और उसके जो नंबर ऑफ़ यूनिक वैल्यूज़ हैं उसको चेक करेंगे। अगर लेस देन 10 है तो ही हम उसको प्रिंट करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा दैट मीन्स हाई कार्डिनल डेटा है, तो उसको हम प्रिंट नहीं करेंगे। ओके, तो ये सारे हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा आ गए, इसमें लेस देन 10 कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है टाइप। तो सबसे पहले आ जाता है टाइप करके,
तो सबसे पहला कॉलम है टाइप। अब इसमें जो कैटेगरीज हैं वो क्या है, डेबिट, ट्रांसफ़र, पेमेंट और कैश। दैट मीन्स किस टाइप से उसने पेमेंट किया है वो, ओके। एंड देन डेज फॉर शिपिंग 105432। तो मैक्सिमम अगर हम देखें यहाँ पे तो 6 करके आ रहा है, तो जो रियल डिलीवरी टाइम था एक्चुअल, उसमें मैक्सिमम डिलीवरी लेट कितनी हुई है, 6 डेज तक। देन आ जाता है डेज फॉर शिपमेंट जो कि स्केड्यूल्ड है। स्केड्यूल्ड 4 से ज़्यादा दिन का स्केड्यूल नहीं हो रहा है, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 5वें और 6ठे दिन भी गए हैं। इससे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है डिलीवरी स्टेटस क्या है, किसकी लेट डिलीवरी हुई है, एडवांस शिपिंग किसकी हुई है, एंड शिपिंग ऑन टाइम किसकी हुई है। तो यहाँ आ जाता है लेट डिलीवरी रिस्क। अभी लेट डिलीवरी रिस्क, ये जो हमारा स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेट डिलीवरी रिस्क निकला है। अगर आप इसको देखो तो लेट डिलीवरी यहाँ पे आपको सेम काउंट मिल रहा है, और 0 किसका सम है, एडवांस शिपिंग एंड शिपिंग ऑन टाइम का। देन कस्टमर कंट्री है, तो इसमें सिर्फ 2 ही कंट्री लिखी हुई है। कस्टमर सेगमेंट कंज्यूमर है, कॉरपोरेट है या होम ऑफिस। तो ये 3 कस्टमर सेगमेंट में हमारा डेटा डिवाइडेड है। ऑर्डर स्टेटस क्या है, कंप्लीट है, पेंडिंग पेमेंट है, प्रोसेसिंग, एंड देन अगेन पेंडिंग, क्लोज्ड, ऑन होल्ड, पेमेंट रिव्यू। इसके अलावा कैंसिल भी था जिसको हमने फिल्टर आउट कर दिया है। शिपिंग मोड में आ जा रहा है सेम डे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड स्टैंडर्ड क्लास। तो ये सारे कुछ कैटेगोरिकल डेटा हैं हमारे पास। हमारे पास लेट डिलीवरी का तो डेटा है, बट हमारे पास ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम का डेटा नहीं है। हो सकता है कि ऑर्डर प्रोसेस होने में ही ज़्यादा टाइम लग रहा हो, इस वजह से डिलीवरी लेट हुई हो। तो उसको एनालाइज करने के लिए पहले तो हमें उसको क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम करके एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 डेट्स में से माइनस करके ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम निकाल रहे हैं। पहला तो कब शिप हुआ था और दूसरा कब प्लेस हुआ था ऑर्डर, और सिंपली हमने यहाँ पे .dt.days कर दिया है। ये डेट टाइम का फंक्शन है जिससे हम नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं। और डिले करके एक मैं न्यू कॉलम बना रही हूँ जिसमें मैंने लिखा है ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम माइनस डेज फॉर शिपमेंट, जो कि स्केड्यूल्ड था। एक्चुअल डिलीवरी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो कि स्केड्यूल्ड टाइमिंग था, प्लस ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम कितना लगा, क्यों डिले हुआ है। और ईज डिलेट करके मैंने यहाँ पे एक और फीचर क्रिएट किया है, डिले फीचर है। उसमें अगर 0 से ज़्यादा कोई वैल्यू है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, इस डिलेट में जो वैल्यू आएगी वो ट्रू रहेगी, उसके अलावा जितने भी रहेंगे वो फॉल्स रहेंगे, जिसमें 0 डिले रहेगा, ओके। ऑर्डर मंथ, ऑर्डर डे और ऑर्डर आवर, हमने यहाँ पे ऑर्डर डेट, डेट ऑर्डर करके जो कॉलम है उससे हमने मंथ निकाल लिया है, नंबर लाइक वीक का नाम निकाल लिया है और आवर निकाल लिया है, और सिंपली यहाँ पे हमने डिस्क्राइब फंक्शन यूज़ किया है। सो यहाँ पे अगर आप चेक कर सकते हो, डिले अगर हम देखें तो 0 से लेके 4 तक जा रही है। दैट मीन्स 4 दिन का डिले हुआ है। ऑर्डर मंथ और यहाँ पे ऑर्डर आवर है, ओके, ये हमने क्रिएट किया था। इसके अलावा ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम भी 0 से लेके 6 तक गया हुआ है। तो अगर हम चेक करें ईज डिलेट का वैल्यू काउंट कितना है, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं वैल्यू काउंट्स। 94,000 आ रहा है ट्रू एंड 78,000 आ रहा है फॉल्स। अगर आप इसको लेट डिलीवरी रिस्क वाले से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा इसका नंबर चेंज है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोसेसिंग टाइम से एनालिसिस किया है, ना कि स्केड्यूल माइनस एक्चुअल डेज, ओके, ना कि स्केड्यूल माइनस एक्चुअल डिलीवरी टाइम से हम। सो ये हो गया हमारा डेटा क्लीनिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग। इसके बाद हम एक्चुअल जो बिजनेस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस डेटा में से देखें तो हमें प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा कि कितना जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, ओके, इस डेटा में से कितना वो प्रॉफिट में है और कितना वो लॉस में है। पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, उसके बाद हम डिलीवरी टाइम के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे कि कैसे वो प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट कर रहा है। अगर हम इस डेटा में से देखें ऑर्डर प्रॉफिट पर ऑर्डर, तो इसमें कुछ माइनस में भी गया है और कुछ प्लस में है। माइनस वाला लॉस है और प्लस वाला प्रॉफिट है। तो अगर हम इसको 0 से इंक्रीज़ करेंगे तो जहाँ जहाँ पे प्रॉफिट हुआ रहेगा वहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और जहाँ पे लॉस हुआ रहेगा वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग हमें 3 कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी, प्रॉफिट, लॉस एंड ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब क्या हुआ कि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मतलब 0 वैल्यू जहाँ पे होंगी, ओके। तो np.where करके एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी कॉलम पे एडिशन लगा के आप उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैग करके एक मैं नया कॉलम बना रही हूँ। ऑर्डर प्रॉफिट पर ऑर्डर 0 से अगर ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट रहेगा, 0 से कम है तो वो लॉस रहेगा, और इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ रहेंगी वो रहेंगी ब्रेक इवन, ओके। और यहाँ पे हम वैल्यू काउंट चेक कर लेते हैं इसका। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट, कितने ऑर्डर में हमें प्रॉफिट हुआ है 1,39,000, कितने ऑर्डर में लॉस हुआ है 32,000, एंड ब्रेक इवन कितने, मतलब 1,000 ऐसे ऑर्डर थे जिसमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ है। अब इसको विजुलाइज कैसे कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स हम पूरे 100% में से एक पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, कितना परसेंट हमें प्रॉफिट मिला और कितना परसेंट हमें लॉस मिला है। पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा है,
नॉर्मलाइज करने से क्या हो जाता है कि हमें 100% में से डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है कि कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन है उस कैटेगरी का, ओके, कंप्लीट डेटा में। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता होगा तो 80% है, ये 18% है, और ये तो 0 के बराबर ही है। तो इसको हम एज अ पाई चार्ट क्रिएट करेंगे। ये जस्ट टू विजुअलाइज परसेंटेज टेक्स्ट रहेगा वो, और रेंजर कलर जो रेड कलर रहेगा वो मैंने लॉस के लिए लिया है, ग्रीन कलर लिया है मैंने प्रॉफिट के लिए, एंड दिस इज़ द सेकेंडरी कलर फॉर द ब्रेक इवन। तो अगर मैं इसको विजुलाइज करूँ तो यहाँ पे 80.7% प्रॉफिट दिख रहा है एंड 18.7% लॉस, और 0.6% यहाँ पे ब्रेक इवन है। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक आइडिया लग गया कि अच्छा कंपनी में 80% प्रॉफिट चल रहा है। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे कुछ बिजनेस केपीआईज। अब डैशबोर्ड में आप क्रिएट करते हो, कार्ड्स बनाते हो केपीआईज की, वही हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं पाइथन की हेल्प से। ओके, सेम चीज़ आप चाहो तो पावर बीआई डैशबोर्ड भी इस एनालिसिस का बना सकते हो। नॉर्मल कंपनीज में आप मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी बनाते हो और इस टाइप का रिपोर्ट भी आपको सेंड करना पड़ता है स्टेक होल्डर्स को, अपने मैनेजर्स को, क्लाइंट को। इस वजह से मैंने पाइथन की हेल्प से आपको यहाँ पे दिखाया है। तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआईज हम क्रिएट करने वाले हैं। टोटल ऑर्डर कितना था, कितने हुए थे जो लेट डिलीवर हुए हैं, लेट डिलीवरी का परसेंटेज कितना है, ऑन टाइम डिलीवरी का परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट एट रिस्क मतलब डिलेड ऑर्डर की वजह से कितना प्रॉफिट हुआ है, एंड 90% डिले कितना है। मतलब ऐसे कितने ऑर्डर्स हैं जो कि 90% ऑफ द ऑर्डर कितने टाइम तक डिलीवर हो रहे हैं, दैट मीन्स 3 डेज। एंड एवरेज ऑर्डर प्रॉफिट क्या है, $22 का। तो ये केपीआईज हम क्रिएट करने वाले हैं। लेट मी शो यू कि कैसे क्रिएट करेंगे। पहले तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन क्रिएट किया है टू मेक द अमाउंट रीडेबल, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर रहेगा तो उसको आपको रीड करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि उसमें मिलियन या फिर के इस तरीके की कुछ वैल्यूज लगा दो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बनाया है डिले DF करके। उसमें क्या मैंने पास किया है, वो ऑर्डर्स पास किए हैं जिसका डिले 0 से ज़्यादा है। ओके, मैट्रिक्स करके मैंने डिक्शनरी बनाई है। टोटल ऑर्डर, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ डेटा फ्रेम हो जाएगा। ओके, कितना हमारे पास रिकॉर्ड है वही टोटल ऑर्डर है। एंड देन लेट डिलीवरीज क्या हो जाएंगी, डिलेड DF। ओके, 90% ऑफ द डिले। अभी डिलेड DF में डिले जो कॉलम है उस पर हम क्वांटाइल लगाएंगे। ओके, 0.9। इससे क्या मिल जाएगा, 90% ऑफ द ऑर्डर कितने टाइम पे डिले हो रहे हैं। ऑन टाइम डिलीवरी का परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया है मैंने, तो मैट्रिक्स में हमारा लेट डिलीवरी था उसको टोटल ऑर्डर्स उससे डिवाइड कर दिया है और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। 1 माइनस लेट डिलीवरी करेंगे तो हमें ऑन टाइम डिलीवरी का परसेंटेज मिल जाएगा। लेट डिलीवरी बाई टोटल ऑर्डर करेंगे तो हमें लेट डिलीवरी का परसेंटेज मिल जाएगा। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑर्डर प्रॉफिट पर ऑर्डर पे 0 से ग्रेटर देन जितने रहेंगे वही हमारे प्रॉफिट हैं, तो उसका मैंने सम लिया है और मैंने फॉर्मेट फंक्शन में सिंपली पास कर दिया है। टोटल लॉस ड्यू टू डिले, कितना लॉस हुआ है डिले की वजह से, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। कैसे, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है जो भी डिले 0 से ज़्यादा है वो, ऑर्डर प्रॉफिट पर ऑर्डर उनका सम। ओके, और यहाँ पे मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया है। ये आ गई हमारी सेम वैल्यूज़ आई हैं जो मैंने रिपोर्ट में दिखाई थी। ये आ गई हमारी बिजनेस KPIs। तो इसी तरीके से जब भी आप कंपनी में वर्क करते हो तो पहले आपको पाइथन में, SQL में एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हो। ओके, मैंने वेंडर परफॉर्मेंस एनालिसिस वाले प्रोजेक्ट में भी बताया था कि कंपनी में डायरेक्ट आप डैशबोर्ड नहीं बनाते, जब तक वो अप्रूव नहीं होता है आपके जो रिपोर्टिंग है या फिर जो भी एनालिसिस है वो जब तक अप्रूव नहीं होगा आप डैशबोर्ड नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये रिपोर्ट सेंड की, तो सपोज मैंने ये रिपोर्ट सेंड की अपने मैनेजर को, उसने कहा ये 8 KPIs में से मुझे प्रॉफिट पर ऑर्डर वाला KPI अपने डैशबोर्ड में नहीं देखना है, तो वो यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगी। तो एक तरीके से डिस्कशन चलता है कि क्या चीज़ें हमें एंड प्रोडक्ट में दिखानी और क्या चीज़ें नहीं। और इसके लिए हमें पाइथन और SQL में एनालिसिस करना पड़ता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि क्यों नहीं हम पावर BI में डैशबोर्ड पहले बनाते हैं। अभी पावर BI में डैशबोर्ड बनाना सिंपल है अगर आपने पाइथन में पहले एनालिसिस कर लिया। करेक्ट। नेक्स्ट हम प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेज डिलीवरी टाइम एनालिसिस करने वाले हैं। इसके लिए पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जितने ऑर्डर लेट डिलीवर हुए हैं उससे हमें कितना प्रॉफिट मिला है और कितना लॉस हुआ है। ओके, पहले तो प्रॉफिट मैट्रिक करके एक अलग से डेटा फ्रेम बनाना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कोड लिखा है। पहले की अगर हम बात करें, जैसे कि एक दिन का जो डिले हुआ है, उस एक दिन के डिले में कितने ऐसे ऑर्डर थे जिनकी एक दिन डिलीवरी लेट हुई है, और फिर कितना टोटल सम रहा है उनका और कितना प्रॉफिट रहा है। ओके, तो ये चीज़ हम यहाँ पे निकाल लेते हैं प्रॉफिट मैट्रिक्स में। तो अब इस तरीके का कुछ डेटा मिल जाएगा। अभी डिले में -2 और -1 भी है, दैट मीन्स अर्ली शिपमेंट भी हुई है। और मीन प्रॉफिट अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, चाहे डिलीवरी लेट हो चाहे ना हो। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे निकल रहा है और ऑर्डर काउंट निकल रहा है। टोटल प्रॉफिट को हम राउंड कर सकते हैं, वैसे तो हम इसको विजुअली देखेंगे तो इसको अभी के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम डिले डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं डिले डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रही हूँ। वैल्यू काउंट पे सिंपली क्या कर रही हूँ कि परसेंटेज निकाल रही हूँ। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा डिले
डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, ग्रुप बाय करना, वैल्यू काउंट्स निकालना, ये सिंपल जब भी आप पांडास पढ़े होगे तब आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे मैं थॉट प्रोसेस बता रही हूँ, कोड लिखने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोड कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ बता पाऊँ कि कैसे मैं सोच रही हूँ, क्या चीज़ें मैं कर रही हूँ और किस टाइप से मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अप्रोच कर रही हूँ। डिले डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा प्रोपोर्शन आ गया। प्रोपोर्शन का मतलब क्या परसेंटेज है, अगर टोटल आप करोगे तो आपको 100% ही मिलेगा। 21% ऑफ द ऑर्डर सेम डे डिलीवर हुए हैं, 30% ऑफ द ऑर्डर का एक दिन डिलीवरी लेट हुआ है और 3-4% के अराउंड ऐसे थे ऑर्डर जिनका डिलीवरी लेट हुआ है 3 और 4 दिन से। यहाँ पे कैटेगरी वाइज हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल रही है, तो सिंपली इसको हम बार चार्ट से प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने विजुअलाइजेशन के लिए कोड लिख दिया है। अभी कोड थोड़ा सा देखने में लग रहा होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर आप लाइन बाय लाइन देखोगे तो मोस्टली इसमें जितनी चीज़ें लिखी हैं वो कस्टमाइजेशन के लिए लिखी है, चार्ट्स को कस्टमाइज़ करने के लिए। क्योंकि जैसे स्टोरी टेलिंग विद डेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है किसी भी रिपोर्टिंग का, जितना ज़्यादा आप क्लियरली विजुअलाइजेशन दिखाते हो उतना ही ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन उसमें से मिलती है, इंसाइट मिलते हैं। तो इस वजह से मैंने ऐसा कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने कॉलम्स चेंज किए, डिले डेज कर दिया इसको एंड प्रोपोर्शन को कर दिया परसेंटेज। यहाँ पे मैं सिंपली उस दोनों ही डेटा फ्रेम को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ। एंड मैंने 2 सब प्लॉट्स बनाए हैं। ओके, अगर मैं इसको रन करके दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। 2 डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। एक डिले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो सिंपल चार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे जस्ट परसेंटेज है, डिले वैल्यूज़ हैं और उनका बार चार्ट है, और यहाँ पे प्रॉफिट एनालिसिस बाय डिले डेज है। फॉर्मेट फंक्शन यहाँ पे भी मैंने यूज़ किया है। तो फर्स्ट वाले चार्ट में डिले डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रही हूँ, सेकंड वाले चार्ट में मैंने यहाँ पे इसीलिए कमेंट भी लिख रखा है ताकि आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाए कि क्या चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बार चार्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है डिले डेज पे एंड टोटल प्रॉफिट पे। ये जो पर्पल में आपको बार दिख रहा है ये क्या है, टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने वाई एक्सिस को भी अलग अलग कलर में ही किया है। पर्पल क्या शो कर रहा है, बार शो कर रहा है, एंड ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, मीन प्रॉफिट। सेकेंड वाई एक्सिस पे आपको मीन प्रॉफिट भी देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे सेम ही चार्ट में मैं शो कर रही हूँ टोटल प्रॉफिट एंड मीन प्रॉफिट। तो इससे क्या मुझे एनालिसिस देखने को मिल रही है कि जैसे जिनकी अर्ली शिपमेंट हुई थी उसमें मुझे प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द लेट ऑर्डर्स। जैसा कि आप देखो टोटल प्रॉफिट भी डिक्रीज हो रहा है, मीन प्रॉफिट भी डिक्रीज हो रहा है, बट जिनका 4 दिन डिलीवरी लेट हुआ है उनसे प्रॉफिट जो हमें मिला है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर भी हमें देखने को मिल रहा है। हो गया हमारा प्रॉफिटेबिलिटी और डिलीवरी टाइम का एनालिसिस। अब हम बॉटल नेक डिटेक्शन करते हैं। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसको हम डेटा एनालिसिस के टर्म में कहते हैं बॉटल नेक डिटेक्शन। दैट मीन्स कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई करना। तो बॉटलनेक डिटेक्शन के लिए यहाँ पे मैंने कोड लिखा है। अब तो इसमें हम एक एग्रीगेटेड डेटा फ्रेम भी क्रिएट करेंगे और उसी के बेसिस पे हम विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। तो चलिए समझते हैं लाइन बाय लाइन हर एक कोड का मतलब। पहले तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है, कंप्यूट डिले परसेंटेज बाय कैटेगरी। अपने भी कैटेगरी वाइज जो डिले हुआ है उसका परसेंटेज हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ये फंक्शन के आउटपुट में कैटेगरी ले रहा है, उसके बाद उस कैटेगरी पे ग्रुप बाय परफॉर्म कर रहा है। एग्रीगेशन में क्या है, टोटल ऑर्डर कितना डिले हुआ है और कितने उसमें से लेट ऑर्डर हुए हैं। तो यहाँ पे हम डिले परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स, और उसी को सॉर्ट करके हम यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक कैटेगरी के लिए आपको दिखाऊँ कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने सपोज पास कर दिया कस्टमर सेगमेंट हम लेते हैं, उसमें 3 ही वैल्यूज़ थी क्योंकि ये कस्टमर सेगमेंट है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कितने टोटल ऑर्डर थे उसमें से कितने लेट ऑर्डर थे और डिले का परसेंटेज कितना है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ऑर्डर लेट हुए हैं। तो ये हमें इंसाइट मिलने वाला है हर एक कैटेगरी में से, और उसी को हम यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कैटेगरी की लिस्ट बनाई है, उससे हम आइट्रेट करेंगे और हर एक कैटेगरी के लिए बार प्लॉट करेंगे। ओके, कैट डीएफ पास कर रहे हैं, एक्स पे क्या रहेगा डिले परसेंटेज और वाई पे क्या रहेगा कैटेगरी। ओके, तो हम हॉरिजॉन्टल बार चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पैलेट रख दिया है, टाइटल सेट कर दिया है, एक्स लेबल कुछ भी नहीं रखा, वाई लेबल कैटेगरी रख दिया है। आर पे जो टेक्स्ट वैल्यू रहेगी, जो एक्चुअल परसेंटेज रहेगा वो शो करने के लिए यहाँ पे मैंने कोड लिखा है। तो हर एक कैटेगरी की वैल्यू से जाएगा और उसी की वैल्यू को वहाँ पे वो फिट कर देगा जो बार का लाइक लेंथ रहेगा उस पर। तो लेट मी रन दिस। तो यहाँ पे आ गया जो 6 कैटेगरी थी
उसका डिले परसेंटेज, कि हर एक कैटेगरी में कितना डिले परसेंटेज है। तो अगर हम ऑर्डर रीजन की बात करें तो इसमें अगर हम कंपेयर करें, सेंट्रल अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिले परसेंटेज है, ऑलमोस्ट 58.7। कस्टमर सेगमेंट का ऑलमोस्ट सेम ही है, होम ऑफिस में थोड़ा सा ज़्यादा है, 55.4%। एंड डिले परसेंट बाय शिपिंग मोड, जो स्टैंडर्ड क्लास है उसमें 39% डिले है, फर्स्ट क्लास में 100% डिले है। एंड देन डिले परसेंटेज बाय डिपार्टमेंट नेम, हेल्थ एंड ब्यूटी जो डिपार्टमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा डिले यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टाइप में भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हर एक कैटेगरी में 50% से भी ज़्यादा ऐसे ऑर्डर हैं जो कि डिले हो रहे हैं। इस एनालिसिस से हमें कहाँ पे एग्जैक्टली वर्क करना है वो पता चल गया, जैसे कि सेंट्रल अफ्रीका में वर्क करना है, हेल्थ एंड ब्यूटी में, फर्स्ट क्लास जो शिपिंग मोड है उसमें। तो अब बॉटलनेक डिटेक्शन के बाद हम करेंगे रूट कॉज एनालिसिस। ओके, एक्चुअली में ये हो क्यों रहा है, तो रूट कॉज एनालिसिस। तो रूट कॉज एनालिसिस हम किसी भी कैटेगरी पे कर सकते हैं, बट अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज यहाँ पे हम चेक करें तो सबसे ज़्यादा किसमें है, सेंट्रल अफ्रीका में है, जो कि ऑर्डर रीज़न है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है रूट कॉज एनालिसिस फाइंड करने के लिए, टॉप ड्राइवर्स फॉर रीज़न। अब ये टॉप ड्राइवर्स फॉर रीज़न भी हो सकता है, टॉप ड्राइवर्स फॉर कस्टमर सेगमेंट भी हो सकता है। ओके, इसमें एक्चुअली में हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं वो ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे सेंट्रल अफ्रीका में जितने भी ऑर्डर हैं, उन ऑर्डर्स में से ऐसे कौन कौन से कैटेगरीज हैं जिसकी वजह से ज़्यादा डिले हो रहा है, तो ये हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। ड्राइवर्स क्या क्या हो सकते हैं, शिपिंग मोड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कस्टमर सेगमेंट, डिपार्टमेंट नेम, टाइप और ऑर्डर स्टेटस। तो ये हैं ड्राइवर्स। अब इन ड्राइवर्स में से हम निकालना है टॉप ड्राइवर्स। टॉप ड्राइवर्स मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं, रीजन पास करें, फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। रीजन हम यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीका पास करेंगे तो हमें उसके लिए टॉप ड्राइवर्स मिल जाएंगे। ऑर्डर रीजन पे हम उसको फिल्टर आउट कर रहे हैं। ओके, हमें एक डेटा फ्रेम मिल जाएगा जिसमें सिर्फ सेंट्रल अफ्रीका का ही डेटा रहेगा, मतलब जिस भी रीजन को हम पास करेंगे उसका डेटा रहेगा। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स का डेटा निकाल रहे हैं, हर एक ड्राइवर से आइट्रेट करेंगे फॉर लूप लगा के। देन ग्रुप बाय हम फॉर्म कर रहे हैं और सेम चीज़ निकाल रहे हैं, टोटल ऑर्डर, लेट ऑर्डर और एवरेज डिले। ओके, देन डिले परसेंटेज निकाल रहे हैं, ड्राइवर का जो फैक्टर रहेगा वो, एंड और फैक्टर लेवल करके यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम ऑल फैक्टर जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी उसमें हम यहाँ पे अपेंड कर दे रहे हैं। देन हम कंबाइन कर रहे हैं जितने भी ड्राइवर्स थे उनके डेटा को। ओके, जो भी यहाँ पे ऑल फैक्टर क्रिएट हो रहा है उसको कॉन्कैट करना पड़ेगा हमें, तो फाइनल डीएफ में, तो वो हम कर रहे हैं। एंड देन टॉप 10 ड्राइवर्स उसको फाइंड कर रहे हैं सॉर्ट करके वैल्यूज़, बट किस पे हम सॉर्ट कर रहे हैं, डिले परसेंटेज पे। ओके, जैसा हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था सेम टाइप का एनालिसिस यहाँ पे है, बट इसमें हम क्या करें कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए डिफरेंट कैटेगरी का क्या परसेंटेज है वो चेक कर रहे हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे सिंपली मैंने बार चार्ट प्लॉट कर दिया है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरीके से कस्टमाइजेशन है। तो इफ़ आई रन फॉर द सेंट्रल अफ्रीका, तो इस टाइप से हमें कुछ डेटा मिल जाता है। टॉप 10 ड्राइवर्स क्या हैं, फर्स्ट क्लास शिपिंग मोड, सेकंड क्लास शिपिंग मोड, पेमेंट रिव्यू, ऑर्डर स्टेटस, देन पेंडिंग, पेमेंट और ट्रांसफ़र, एंड देन ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट पेंडिंग, डिपार्टमेंट, आउटडोर्स में सबसे ज़्यादा डिले हो रहा है, डिपार्टमेंट नेम गोल्फ, एंड कस्टमर सेगमेंट कंज्यूमर। तो ये टॉप 10 ड्राइवर्स हैं। अब इनको चेंज करने से हो सकता है डिलीवरी जल्दी हो जाए। जैसे ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग पेमेंट है, मतलब पेमेंट नहीं हुआ है इस वजह से डिलीवरी लेट हो रही है। तो इस तरीके से हमने टॉप ड्राइवर्स निकाल लिया फॉर द ऑर्डर रीज़न। अब ये चाहो तो आप किसी और रीज़न के लिए भी कर सकते हो। सो लेट्स डू दिस फॉर ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में अगर हम देखें डिपार्टमेंट नेम फिटनेस है, सेंट्रल अफ्रीका में क्या था, आउटडोर्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट वाले ऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा डिले हो रहे हैं। ऑर्डर स्टेटस तो पेंडिंग है, ऑर्डर स्टेटस क्लोज्ड। टाइप कैश का मतलब क्या, कैश ऑन डिलीवरी है तो भी डिलीवरी लेट हो रहा है। इस टाइप से हमने रूट कॉज फाइंड कर लिया, टॉप ड्राइवर्स फाइंड कर लिया फॉर द पर्टिकुलर रीज़न। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, डिलीवरी टाइम के बेसिस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो चेक कर लिया हमने। देन हमने ये चेक किया कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, बॉटलनेक डिटेक्शन। देन उन प्रॉब्लम्स जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पे कौन से ड्राइवर्स हैं, कौन से फैक्टर्स उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें ये भी चेक करना होगा कि लेट डिलीवरी ऐसा तो नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर लाइक ईयर में कुछ पर्टिकुलर ऐसे टाइम है जिसमें ऑर्डर करने की वजह से लेट हो रहा है, क्या पता फेस्टिवल सीजन हो इस वजह से डिलीवरी लेट हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपकी टाइम बेस्ड एनालिसिस में। तो हम इसमें डेटा फ्रेम चेक करें तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या सेम ईयर का डेटा है या फिर डिफरेंट ईयर का डेटा है। तो अगर हम शिपिंग डेट चेक करें तो पहले तो हम गैप चेक कर लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम कब से डेटा है, 2015 से है, एंड मैक्सिमम कब तक है, 2018, मतलब 3 साल का डेटा है हमारे पास। तो हम मंथ वाइज, वीक वाइज, आवर वाइज, जैसे कि कभी लेट नाइट ऑर्डर करने से डिलीवरी लेट हो रही हो, तो ये सारी चीज़ें हम टाइम बेस्ड एनालिसिस में निकाल सकते हैं।
तो जैसा कि हमारा जो एनालिसिस है वो सप्लाई चेन के लिए है, तो ईयर का कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो साइकिल होता है वो हर एक ईयर का होता है। तो मोस्टली हमें इसमें एनालिसिस करना पड़ता है कि वीक के कौन से दिन पे ऑर्डर करने पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन से मंथ में और कौन से आवर पे। इतना ही ज़रूरी होता है सप्लाई चेन में। ओके, तो हम सिर्फ उसी के लिए डेटा फ्रेम्स क्रिएट करेंगे, मंथ, डे ऑफ वीक एंड आवर। सिंपली क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर मंथ ले रहे हैं, इस डिलेट पे मीन निकाल ले रहे हैं और यहाँ पे डिले परसेंटेज कैलकुलेट कर ले रहे हैं। मेन जो हमारा वेरिएबल है जिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं वो डिले परसेंटेज ही है। ऑर्डर आवर हो गया यहाँ पे, ऑर्डर डे एंड ऑर्डर मंथ। ये 3 डिफरेंट डेटा फ्रेम हम क्रिएट हो चुके हैं। अगर डिले बाई मंथ में दिखाऊँ तो इस तरीके का कुछ आ रहा है डेटा, एंड सेम फॉर द आवर। अब इसको हम क्या करेंगे, बार चार्ट या फिर लाइन चार्ट की हेल्प से प्लॉट करेंगे। सो मैंने यहाँ पे प्लॉट करने के लिए कोड लिख दिया है। ओके, तो हम 3 सब प्लॉट क्रिएट कर रहे हैं। एक तो डिले परसेंटेज ट्रेंड ओवर मंथ, एंड सेकेंड फॉर द वीक, एंड थर्ड फॉर द आवर। और हर एक चार्ट में जो टॉप 3 हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो कोड लिखा है इसमें सिंपली हमने जो ट्रेंड ओवर जो मंथ है उसके लिए हमने यहाँ पे लाइन चार्ट प्लॉट किया है। डे ऑफ वीक कैटेगरीज है तो हमने यहाँ पे बार प्लॉट किया है, एंड अगेन आवर जो है वो भी एक तरीके से लाइन चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम ही चीज़ हम तीनों चार्ट्स के लिए कर रहे हैं। ओके, एक्स लेबल सेट कर रहे हैं, वाई लेबल सेट कर रहे हैं, टिक लेबल सेट कर रहे हैं, ग्रिड वैल्यूज़, ग्रिड एंड देन टाइटल। सेम ही टाइप का कोड आपको बार बार लिखना होता है। कोई भी विजुअलाइजेशन क्रिएट कीजिए, बस कस्टमाइजेशन डिफरेंट होने लगती है। ये आ गया हमारे पास चार्ट वीक एंड आवर। जुलाई में जितने ऑर्डर हुए हैं उसमें सबसे कम डिले परसेंटेज हैं, एंड सबसे ज़्यादा हाई है दिसंबर में, अगस्त में एंड सितंबर में। तो दिसंबर में जैसे ये बाहर का डेटा है। ओके, तो हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि डिले दिसंबर में इतना ज़्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि हो सकता है फेस्टिवल सीज़न है। ओके, क्रिसमस रहता है, इस वजह से डिले सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुआ है। मंडे को ऑर्डर करने से सबसे ज़्यादा डिले हो रहा है, मंडे को एंड वेंसडे को। ओके, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डिले कब हो रहा है, जब से कम डिले कब हो रहा है, जब आप 7 बजे ऑर्डर कर रहे हो, और जब आप 8 बजे ऑर्डर कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिले है। ओके, 57%। या तो नाइट में आपका ज़्यादा डिले हो रहा है या तो आफ्टरनून में, जैसे 12 बजे या फिर 1 बजे, इस टाइम पे ज़्यादा डिले हो रहा है। ओके, तो इस टाइप का हमें इंसाइट मिल जाता है कि आफ्टरनून में ऑर्डर करने से डिले ज़्यादा होता है एंड नाइट में ऑर्डर करने से डिले ज़्यादा होता है। ओके, वीक में क्या है, अगर मंडे संडे को करते हैं तो ज़्यादा है, एंड दिसंबर या फिर फेस्टिवल सीजन में करते हैं तो डिले ज़्यादा है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा सप्लाई चेन एनालिसिस। अब हम इस पे एक प्रिडिक्टिव मॉडल भी फिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो रिसर्च क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मोस्टली यही ज़रूरी होता है कंपनी में बताने के लिए कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ हो रही हैं, प्रॉब्लम बॉटलनेक्स कहाँ हो रहा है, रूट कॉज कहाँ आ रहा है, टाइम बेसिस पे क्या एनालिसिस हमें मिल रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब इसके बाद थोड़ा सा एडवांस करने के लिए हम एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए बेस्ड ऑन द ऑर्डर इन्फॉर्मेशन क्या डिलीवरी लेट होने वाली है या फिर वो जल्दी हो जाएगी। ओके, ऐसा हम कुछ क्लासिफिकेशन मॉडल बना सकते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल फिट करने के लिए कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं, ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट एंड मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे सारे इंपोर्ट कर लिए। अगर ये जितने भी मैट्रिक्स हैं ये क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स हैं। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर हम फिट करने वाले हैं। वैसे और भी एल्गोरिदम्स ट्राई करके देखा था, उसमें हमें अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिल रही थी, इस वजह से डायरेक्ट मैं यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर ही फिट करके दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा आप चाहो तो प्रोजेक्ट को और एडवांस बनाने के लिए आप दिखा सकते हो कि आपने बहुत सारे मॉडल फिट किए हैं, बाद आपको ये सबसे बेस्ट मॉडल मिला है। एंड देन कलेक्शन से मैंने यहाँ पे काउंटर इंपोर्ट किया है, एंड एस मोड मैंने यहाँ पे क्यों इंपोर्ट किया है, क्योंकि जो डेटा है हमारा वो थोड़ा सा इम्बैलेंस डेटा है, इस वजह से मैं पहले यहाँ पे डेटा को बैलेंस करूँगी एंड देन क्लासिफिकेशन मॉडल फिट करूँगी। लेट्स रन दिस। तो हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं सारी इंपोर्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम फीचर एंड टारगेट क्रिएट करेंगे। तो टारगेट में तो हमारा लेट डिलीवरी रिस्क आ जा रहा है। लेट डिलीवरी रिस्क क्या मतलब, 0 और 1 की जो वैल्यूज़ थी वो 1 मतलब कि लेट होगा एंड 0 मतलब लेट नहीं होगा। तो इसमें हम क्या क्या पास कर रहे हैं, जो फीचर हमने सेलेक्ट किया वो क्या क्या है, डेज फॉर शिपमेंट कितना स्केड्यूल हुआ है, क्या कैटेगरी है, कस्टमर सेगमेंट क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, ऑर्डर रीजन, शिपिंग मोड क्या है, ऑर्डर मंथ और ऑर्डर आवर क्या है। मंथ में बहुत फ्लक्चुएशन है, आवर में बहुत फ्लक्चुएशन है, इस वजह से हम इसको भी एज अ फीचर कंसीडर कर रहे हैं। तो ये वही फीचर्स हैं जिस पे हमने अभी जस्ट एनालिसिस किया था और फाइंड किया कि हाँ इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और ये ऐसे फीचर हैं जब ऑर्डर आप प्लेस करते हो तो ये अवेलेबल रहता है, तो उसी टाइम हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लेट होगा कि नहीं। ओके, सो ये हो गया हमारा फीचर एंड टारगेट।
तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फीचर इंजीनियरिंग कर लेते हैं। कैटेगोरिकल कॉलम्स जो थे हमारे, ओके, उसका हमने एक लिस्ट बनाया है। ये हमारे कैटेगोरिकल कॉलम्स आ जाएंगे। उन सब कैटेगोरिकल कॉलम्स मैंने फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग परफॉर्म की है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे कैटेगरीज भी हैं जिसमें हाई कार्डिनल डेटा है, हम वन हॉट इनकोडिंग परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि ऑर्डर रीजन आप चेक करो, इतने सारे कैटेगरीज हैं, डिपार्टमेंट नेम में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो इससे क्या होगा, जो फीचर्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मॉडल को ट्रेन होने में प्रॉब्लम होगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मॉडल फिट होने में टाइम लगाएगा। ओके, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग परफॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू काउंट्स को लिया है, लो डायमेंशनल एंड रॉबस्ट फॉर हाई कार्डिनलिटी डेटा। ओके, तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी ली है, उसको नॉर्मलाइज किया है, एंड देन यहाँ पे मैंने कॉल डॉट फ्रीक्वेंसी करके एक अलग से कॉलम बना लिया। ओके, हर एक कॉलम के लिए एक डिफरेंट कॉलम बनाया जो कि इनकोडेड रहेगा। देन मैंने न्यूमेरिक कॉलम्स लिया है और जो इनकोडेड फीचर है उसको लिया है। उसके अलावा जो कैटेगोरिकल कॉलम्स थे उनको ऑलरेडी मैंने इनकोड कर दिया, तो उसको मैंने रिमूव कर दिया है। एंड देन आफ्टर दैट मैं शेप चेक कर रही हूँ, यूज़ इनकोडेड फीचर्स। देन एक्स की जगह अब मैं एक्स इनकोडेड यूज़ कर रही हूँ, एंड देन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। लेट्स रन दिस। कैटेगोरिकल कॉलम कौन कौन से टाइप हैं, कैटेगरी नेम है, कस्टमर सेगमेंट, डिपार्टमेंट नेम, ऑर्डर रीजन एंड शिपिंग मोड। इसको मैंने इनकोड कर दिया है, तो इनकोडेड डेटा भी हम चेक कर सकते हैं, एक्स इनकोडेड। अब अगर हम जो टारगेट वेरिएबल है उस पर वैल्यू काउंट्स देखें, वैल्यू काउंट्स, तो यहाँ पे 98,001 है एंड 73,000 0 है। तो मतलब डेटा जो है वो इम्बैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ओवर सैम्पलिंग करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एम्बिलर्न के ओवर सैम्पलिंग से मैंने एस मोड करके फंक्शन होता है उसको इंपोर्ट किया है, उसी को मैं यूज़ करूँगी। एस मोड सिंपली आपके डेटा को या तो ओवर सैम्पल कर देगा या तो अंडर सैम्पल कर देगा। एक्सट्रेन और वाइटन, सिर्फ ट्रेनिंग डेटा को ही हम बैलेंस आउट करेंगे क्योंकि मॉडल जो है उसी पे ट्रेन होगा, टेस्ट डेटा पे हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, तो है नहीं कि बैलेंस डेटा ही हमें मिलेगा, तो टेस्ट डेटा को एज इट इज़ रखेंगे बट ट्रेनिंग डेटा को हम बैलेंस आउट करेंगे। ओके, तो लेट्स चेक बिफोर बैलेंसिंग एंड आफ्टर बैलेंसिंग। तो आफ्टर बैलेंसिंग हमारे पास कितना आ गया, 79,000 और पहले कितना था, जीरो वाला 59,000। ओके, तो ऑलमोस्ट 20,000 डेटा इंक्रीज हुआ है। अब ओवर सैम्पलिंग में क्या करता है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज ही रिपीट कर देता है। ओके, इवेल्युएट मॉडल का मैंने यहाँ पे सेक्शन लिख दिया है ताकि हमें इवेल्युएशन अच्छे से मिल जाए। एक्यूरेसी हम चेक करेंगे, प्रिसीजन, रिकॉल एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये चारों जो मैट्रिक्स हैं इनको हम चेक करने वाले हैं। उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो सही से क्लासीफाई कर पा रहा है या फिर नहीं। देन मैंने यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर फिट कर दिया है, रैंडम स्टेट 42 लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं किया है, आपको आता हो तो आप परफॉर्म कर सकते हो, बस इसको बेसिक बनाने के लिए, ताकि जिनको मशीन लर्निंग मॉडल नहीं भी आता हो वो भी एक बार को ट्राई कर सकें। इसको मैंने बेसिक बनाने के लिए ऐसा ही रखा है। ओके, अगर आपको मशीन लर्निंग एडवांस लेवल में आती है तो ऑप्टिमाइजेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं आप, डिफरेंट क्लासीफायर को भी यहाँ पे आप ट्रेन कर सकते हैं। क्या किया मैंने, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर इंपोर्ट किया है, फिट किया है किस पे, मैंने यहाँ पे बैलेंस ट्रेनिंग डेटा बनाया था उसी पे हम मॉडल को फिट करेंगे। ओके, एंड देन प्रिडिक्ट ऑन एक्स टेस्ट। अब ये एक्स टेस्ट क्या है, ओरिजिनल वाला है, इस पर कोई भी बैलेंसिंग नहीं परफॉर्म किया है। ओके, और हम कर देंगे इवेल्युएट मॉडल को कॉल, इसमें हम पास करेंगे एक्चुअल टेस्ट वेरिएबल, प्रिडिक्टेड टेस्ट वेरिएबल, ओके, एंड रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का जिस नाम लिख दिया है, इसलिए यहाँ पे मॉडल का नाम लिखा है क्योंकि अगर आपको डिफरेंट मॉडल्स इवेल्युएट करने हो तो आप यहाँ पे जस्ट मॉडल का नाम चेंज करते जाओगे और आपको एक रिपोर्ट मिलती जाएगी। ओके, तो ये डेटा थोड़ा सा बड़ा है इस वजह से टाइम ले रहा है। तो ये हमारा आ गया मॉडल का रिपोर्ट। एक्यूरेसी ऑलमोस्ट कितनी है, 74%, दैट इज़ गुड। प्रिसीजन कितना है, 78, रिकॉल कितना है, 75, दैट मीन्स फॉल्स पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं है, फॉल्स नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, तो जो मॉडल हमने फिट किया है वो अगर जनरल अनसीन डेटा पे हम उसको यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट 75% ऑफ द डेटा का वो ये बता सकता है कि वो लेट होगा या फिर नहीं, और वो भी करेक्ट प्रिडिक्शन के साथ। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट एनालिसिस। अब हम इसका रिपोर्ट देख लेते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है, एग्जीक्यूटिव समरी, बिजनेस कंटेक्स्ट, नॉन ऑब्जेक्टिव, मतलब जैसे हम कंपनी में रिपोर्ट बनाते हैं मैंने उसी टाइप के यहाँ पे मेन जो हेडिंग्स होते हैं वो यूज़ करने की कोशिश की है। एग्जीक्यूटिव समरी, कॉन्टेक्स्ट, KPIs, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, बॉटलनेक डिटेक्शन, जो हमने एक्चुअली में एनालिसिस किया है वो हेडिंग लिखी है, एंड देन स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन एंड लास्ट में कंक्लूजन। तो एग्जीक्यूटिव समरी है, जस्ट यहाँ पे डेटा का इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। एनालिसिस कवर्स इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम 2015 टू 2018, और समरी में मैं ये भी प्रोवाइड कर दे रही हूँ कि इतने ऑर्डर्स हैं जो कि जिनकी डिलीवरी लेट हो रही है, कॉस्टिंग द बिजनेस इन $2.1 million इन इरोडेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑन डिलेड ऑर्डर्स अलोन, and a random forest predictive model achieved 74% of accuracy in identifying at risk या फिर high risk orders before they become late. ओके, और की फाइंडिंग्स यहाँ पे मैंने लिख दी है। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी समझा रखा है, ये KPIs थी ये भी मैंने दिखा रखी है।
अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक इन्फॉर्मेशन लिखी है कि सिर्फ नंबर ही ना लिखना पड़े, मुझे एक टेक्स्ट फॉर्म में भी मुझे इनसाइट लिखना पड़ेगा रिपोर्ट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है more than half of all orders arrive late. This is not an edge case problem, it is the default experience for the majority of customers. Correct? Orders that experience delays collectively generated $2.1 million in profit. That is under constant pressure from further operational deterioration. एंड 90th परसेंटाइल के लिए यहाँ पे लिखा है मैंने, इवन द मोस्ट एक्सट्रीम केसेस आर कंटेन्ड विद इन 3 days ऑफ लेटनेस, suggesting the problem is systematic and process driven rather than catastrophic. Okay, profitability analysis, यहाँ पे order level profitability was classified into 3 tiers based on order profit per order. 80.7% of orders are profitable, 18.7 loss making. Okay, delay distribution and profit versus delay days. सेम जो ग्राफ था उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया और उसके बारे में कुछ लाइंस लिख दी है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन मैंने लिखा है, मीन प्रॉफिट पर ऑर्डर रिमेन स्टेबल एट अप्रॉक्सीमेटली $20 से अप्रॉक्स $23 तक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन गया है इसका। बॉटल नेक डिटेक्शन में मैंने यहाँ पे जो चार्ट था वो यहाँ पे ऐड किया है। डीले परसेंटेज वॉज कंप्यूटेड अक्रॉस 6 की ऑपरेशनल डायमेंशंस। ओके, ये ऑपरेशनल डायमेंशंस हैं एंड उनके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। शिपिंग मोड इज़ द #1 लेवल। फर्स्ट क्लास 100% डिले रेट है। रीजनल स्प्रेड इज नैरो। सेंट्रल अफ्रीका लीड्स एट 58.7%, बट ऑल रीजन्स क्लस्टर बिटवीन 55 to 59%. This rules out a localized logistic failure and confirms a company-wide systematic issue. No segment receives preferential service. All customers, consumer, corporate, home office experience the same broken delivery promise. Okay, and these department marginally outpace others in delay rate. वारंटिंग एंड इन्वेंट्री एंड कैरियर ऑडिट फॉर दीज प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जैसे हेल्थ एंड ब्यूटी, पेट शॉप, ये क्या है, सबसे ज़्यादा इनमें डिले हो रहा है, तो इनमें हम ऑडिट करके ये चेक कर सकते हैं कि इन्हीं प्रोडक्ट की कैटेगरीज में क्यों हो रहा है। ओके, फूड कॉस्ट एनालिसिस में मैंने यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीका के लिए लिखा है एंड बिलो आर द टॉप 10 ड्राइवर्स। टाइम बेस्ड एनालिसिस देन मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, जो चीज़ें मैंने समझाई हैं फ्रॉम द चार्ट्स ने उसको यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में लिख दिया है। जैसे अगस्त सितंबर में लिखा है कि 55.4% था, विद दिसंबर क्लोज बिहाइंड। ओके, मंडे एंड संडे को सबसे ज़्यादा होती है। लेट इवनिंग ऑर्डर्स हैव द हाईएस्ट डिले रेट एट 57.1%। एंड लास्ट में मशीन लर्निंग मॉडल के रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे फिट कर दिए हैं। ये मैं शो इसलिए कर रही हूँ ताकि कंपनी में मैनेजमेंट को मैं बता पाऊँ कि मैंने मशीन लर्निंग मॉडल फिट करके भी देखा है। ओके, तो ये उसकी एक्यूरेसी है, तो हम इसको प्लान करके जो एक्चुअल सप्लाई चेन एनालिसिस है हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें तुरंत पता चल सके ऑर्डर प्लेस होते ही कि कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जिसमें प्रॉब्लम होने वाली है, ये पर्टिकुलर एक्शंस ले सकें। तो मैंने यहाँ पे रिकमेंडेशंस क्या क्या दिया है। इमीडिएटली ऑडिट फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास शिपिंग कैपेसिटी। डिप्लॉय द प्रेडिक्टिव अलर्ट सिस्टम। ओके, सबसे पहले तो इसको डिप्लॉय करना है। देन रिजॉल्व पेमेंट प्रोसेसिंग बॉटलनेक्स। ओके, ऑर्डर्स इन पेमेंट रिव्यू एंड पेंडिंग पेमेंट हैव सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड द डिले रेट्स। इंट्रोड्यूस ऑटोमेटेड एस्केलेशन फॉर स्टॉल्ड पेमेंट रिव्यूज एक्सीडिंग 2 hours। मतलब अगर किसी का पेमेंट सही से नहीं हुआ है तो अलर्ट जनरेट करो, एस्केलेशन जनरेट करो, वो भी ऑटोमेटेड। डेवलप सीजनल सर्ज कैपेसिटी प्लानिंग। अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर जैसे जो पीक डिले मंथ्स हैं उसमें कैपेसिटी प्लानिंग सही से होनी चाहिए। डिफॉल्ट टू स्टैंडर्ड क्लास फॉर एलिजिबल ऑर्डर्स। इन्वेस्टिगेट हाई डिले डिपार्टमेंट्स इन अफ्रीका। जैसे आउटडोर्स एंड गोल्फ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है, तो इनको तो पहले चेक करना होगा कि क्यों हो रहा है इससे। देन रिड्यूस करना है लॉस मेकिंग ऑर्डर शेयर एंड कंटिन्यूसली रीट्रेन करना है प्रेडिक्टिव मॉडल को। रीट्रेन द मॉडल क्वार्टरली। एक्सप्लोर एडिंग कैरियर लेवल डेटा, वेदर इवेंट्स, वेयर हाउस यूटिलाइजेशन फीचर्स। टारगेट अ रिकॉल इंप्रूवमेंट टू अबव 80% ऑन लेट ऑर्डर्स विद इन 6 months। तो ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जितना मिनिमम डेटा था उसके बेसिस पे तो ये सिर्फ बता पा रहे हैं कि लेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट अगर हमारे पास और डेटा आ जाता है, जैसे वेयर हाउस का या फिर वेदर का डेटा आता है, कैरियर लेवल डेटा आता है, तो उसके बेसिस पे हम और अच्छा प्रिडिक्टिव मॉडल फिट कर सकते हैं और एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड लास्ट मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है। एनालिसिस हैज सरफेस्ड अ क्लियर एंड अर्जेंट पिक्चर अ ग्लोबल ई-कॉमर्स ऑपरेशन वेयर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्डर 54.71% फेल टू मीट देयर promised delivery windows, costing a $2.1 million at high risk. The root causes are identifiable and addressable. Shipping mode misconfiguration is the dominant operational failure. Payment processing friction creates a secondary bottleneck. Seasonal volume spikes are not adequately planned for, and geographic disparities while present are secondary to the systematic company-wide pattern. And a random forest predictive model trained on readily available order features already achieves 74% accuracy, and this is deployable tool, not a future aspiration.
सो लास्ट में अगेन हमने यहाँ पे समरी के लिए क्या करंट स्टेट है और क्या हमें टारगेट स्टेट करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके तो इसी तरीके से आपको रिपोर्ट्स क्रिएट करनी होती है। ये रिपोर्ट एज इट इज़ आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। चाहो तो आप एनालिसिस में थोड़े बहुत और एडवांस चीज़ें डाल सकते हो, डैशबोर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हो। सेम ही चार्ट्स को आप पावर बीआई डैशबोर्ड या फिर टैब्ल्यू में बना सकते हो। एक्सेल का यूज़ नहीं करना है क्योंकि अब एक्सेल में डैशबोर्ड्स नहीं बनते हैं। सप्लाई चेन प्रोजेक्ट के लिए इतना ही। कोड की लिंक, रिपोर्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चाहो तो आप खुद से भी बना सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्टली रिसोर्स खरीद सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, काफ़ी कुछ जानने को मिला हो कि कैसे सप्लाई चेन वर्क करता है एक्चुअल कंपनी में, कैसे एनालिसिस किया जाता है, रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे। और अगर कोई भी डाउट हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।